हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 1 की हम शुरुआत कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ क्लास 12th थीम 1। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो पुरातत्ववेत्ता थे उनके द्वारा जो सबसे पहली साइट जो खोज की गई थी, यानी कि इस साइट से रिलेटेड जो सबसे पहली जो स्थल की खोज की गई थी वो हड़प्पा शहर था। इसीलिए इस साइट्स को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस की, इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड ज़्यादातर साइट्स हैं वो इंडस रिवर के आसपास हैं। ओके, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट्स राइटिंग इज नॉट डिस्पेंसर्ड। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि एक शहरीकृत सभ्यता थी, यानी कि इस सिविलाइजेशन के जो ज़्यादातर सेंटर्स हैं वो अर्बन सेंटर्स हैं। इसकी जो राइटिंग है उसके बारे में अभी भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आफ्टर 1900 BC मोस्ट ऑफ द साइट्स वर अबेंडेड ड्यू टू द सम रीजन्स। 1900 BC के बाद ज़्यादातर साइट्स हैं वो लगभग लुप्त प्राय हो गई हैं, कुछ ना कुछ उनके रीजन्स रहे होंगे, हम उसके बारे में केवल अभी अनुमान ही लगा सकते हैं। 1900 BC के बाद मेजर पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एंडेड। 1900 BC के बाद जो मेजर पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन है वो उसका समाप्त हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली यहीं से एक सवाल कई बार CBSE में 2 या 3 बार पूछा गया है, और उसका बेसिक जो आंसर आपकी इस बुक में कहीं भी नहीं मिलता है, उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर यहीं पे उसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। वो सवाल ज़्यादातर इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो बाकी सिविलाइजेशन के कंपेरिजन में इतना कम क्यों है, कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेस, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन कंपेरिजन ऑफ अदर सिविलाइजेशंस। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये सवाल ज़्यादातर जो आपके 20% जो क्वेश्चंस होते हैं हॉट वाले होते हैं, जिनका आंसर आपको कहीं ना कहीं से एक बीइंग एज ए हिस्ट्री के स्टूडेंट आपको उसके आंसर को सोच के लिखना पड़ता है कि इसका आंसर मेरे को कहाँ से निकालना है। कई बार इसका आंसर डायरेक्ट आपको बुक से नहीं मिलेगा, लेकिन उसके आंसर को आपको सोचना है, समझना है, और फिर एक कुछ आर्गूमेंट्स के द्वारा प्रूव करना है अपने आंसर को। तो सिंपल सा सवाल ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी सिविलाइजेशन की कंपैरिजन में कम क्यों है, या हड़प्पा के बारे में हमें कम क्यों पता है। तो देखिए, इसका बेसिक सा जो आंसर हम देखें कि ये किन सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। तो हड़प्पा के जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है वो सिविलाइजेशन यदि आप बात करोगे तो आपके जैसे एक हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसी समय एक सिविलाइजेशन आपको मिलेगी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि मेसोपोटामिया में हुई है। दूसरी आपको जो मिस्र वाली नील वाली सब सिविलाइजेशन है जो नील नदी के आसपास फैली है, ये सिविलाइजेशन है। तो ये कुछ बेस, और उसी समय एक चाइना के अंदर एक सिविलाइजेशन भी हम देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सिविलाइजेशंस हैं जिनके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और इन सब के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे कम है। तो उसके बेसिक सा रीज़न आप देख सकते हो। तो सबसे पहला जो रीज़न आपको देना चाहिए वो है राइटिंग, कि किसी भी, देखो, बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मेरे लिए बहुत ईजी होगा अगर मेरे पास किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास राइटिंग के सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस राइटिंग का मीनिंग क्या है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हड़प्पा से रिलेटेड जो उनकी जो लिपि है जिसमें वो लिखा करते थे उसका क्या मीनिंग है वो अभी भी अननोन है। यानी कि उनके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी हमें सील्स वगैरह पे मिले हैं, उसका क्या मीनिंग है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी जो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जैसे जो आपके नील की सिविलाइजेशन है या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उन सब में जो राइटिंग सोर्सेज है उन सबको पढ़ लिया गया है, तो उनसे हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि 11th क्लास में आपने पढ़ा है, 2nd चैप्टर में राइटिंग की शुरुआत हुई, सुमेरियन लैंग्वेज में लिखा गया, इस राइटिंग में ये है, वहाँ पे इस प्रकार से हिसाब किताब रखा जाता था, दीवारों पे ऐसे लिखा जाता था। तो वो सारी चीज़ हमें हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा में धोलावीरा में बहुत बड़ा है एक स्रोत मिला जिसमें राइटिंग लिखी हुई है, लेकिन उस राइटिंग का मीनिंग क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो राइटिंग है वो पढ़ ली गई है, तो इसलिए उन सिविलाइजेशन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इन कंपेरिजन ऑफ हड़प्पा। दूसरा रीज़न आप दे सकते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंडिया का जो आपका डिवीज़न ऑफ इंडिया, ये आप बोल सकते हो कि 1947 में जब इंडिया का डिवीज़न हो गया, तो देखिए हड़प्पा की जो शुरुआती जो हड़प्पा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास 1924 में जॉन मार्शल साहब ने दी है, कि 1924 में जॉन मार्शल साहब ने अनाउंस किया कि भारत में एक सिविलाइजेशन मिली है हमें। अब 1924 के बाद आप देखोगे कि कितना टाइम मिला होगा। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, 1939 से 1945 तक पूरा वर्ल्ड वार चला है। उसके बाद 2 साल के अंदर इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, और पार्टीशन के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के
जो जितने भी साइट्स हैं वो 2 जगह पे डिवाइड हो जाती हैं। ज़्यादातर साइट्स वो पाकिस्तान में चली जाती हैं और कुछ साइट्स हैं वो इंडिया में रह जाती हैं। अब इससे आप देखोगे कि पाकिस्तान में जब तक रफ़ीक मुगल नाम के जो हिस्टोरियंस थे वो 1970 में आते हैं, जब तक उनके द्वारा कोई खोज नहीं की गई उससे पहले पाकिस्तान में लगभग अराउंड 20 to 25 ईयर्स तक हड़प्पा से रिलेटेड कोई भी खोज हुई नहीं, इसलिए कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं पाई है। जबकि इधर इंडिया वाली साइट्स में आप देखोगे तो इंडिया में हड़प्पा से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। इंडिया की साइट्स में जो भी साइट्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर साइट्स हैं वो लेटर हड़प्पन से रिलेटेड हैं। मेच्योर हड़प्पन की जो साइट्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान में हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा खोजबीन की नहीं गई है। थर्ड जो रीज़न आप दे सकते हो वो रीज़न आप दे सकते हो कि जब किसी भी सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके पीछे एक जील होता है, खोजने वाला क्या खोजना चाहता है उसके प्रति है। कि जैसे आप बात करोगे जो सेकंड चैप्टर में देखा होगा कि जो मेसोपोटामिया थी, मेसोपोटामिया के पीछे इतने सारे रिसोर्सेज को लगाया गया, वहाँ पे इतने सारा मनी को और इतने सारे रिसोर्स इसलिए दिए गए क्योंकि जो यूरोपियंस थे वो किसी ना किसी तरह जो बाइबल में जो स्टोरी दी गई थी उस स्टोरी को प्रूव करना चाहते थे कि बाइबल की ये कहानियाँ सही हैं और उनको उनका कनेक्शन मेसोपोटामिया से दिख रहा था, इसलिए वो मेसोपोटामिया में उन्होंने इतनी सारी खोजें की हैं। लेकिन इंडियन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब देखोगे तो नॉर्मली शुरुआत में जब कनिंघम साहब को शुरुआती जो मोहर दी गई थी 1875 में जब पहली बार हड़प्पा की मोहर मिली थी तो उन्होंने क्या किया था, वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे कि इंडिया की सिविलाइजेशन इतनी पुरानी हो सकती है। उनके अकॉर्डिंग तो इंडिया की सिविलाइजेशन 6th सेंचुरी BC से शुरू हुई है। वो इंडिया को वहीं से मानते थे जहाँ से चाइना ने या चाइना के यात्रियों ने इंडिया को देखा है, क्योंकि उनके पास वहीं के रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल थे। उससे पहले के बारे में वो इंडिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गेन करना ही नहीं चाहते थे और ना ही उसको वो रिविलेंस मान रहे थे। तो इस प्रकार की नेगलेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। दूसरा जो अगला जो रीज़न आप दे सकते हो वो रीज़न दे सकते हो कि इंडिया में जो आर्कियोलॉजी के लिए जिस प्रकार की साइंटिफिक तरीके से जो आर्कियोलॉजी की जानी चाहिए थी, साइंटिफिक तरीके से जैसा एक्सकवेशन किया जाना चाहिए था, वो एक्सकवेशन इंडिया में नहीं हो पाया। क्योंकि इंडिया में जो साइंटिफिक एक्सकवेशन की शुरुआत हो वो व्हीलर के द्वारा 1945 में शुरू किया गया है। उससे पहले जब मार्शल साहब के द्वारा कुछ एक्सकवेशन किया गया, लेकिन वो एक्सकवेशन वो इस प्रकार से किया गया कि वो अनसाइंटिफिक मेथड से किया गया, जिसके कारण इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम उसको गेन आउट नहीं कर पाए। जो अगला रीज़न आप दे सकते हो वो रीज़न ये दे सकते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के आज के जो ज़्यादातर मेच्योर जो सेंटर उस समय के थे उन सेंटर्स के ऊपर मॉडर्न टाइम में यदि आप देखोगे तो या तो कोई ना कोई बड़े सिटी अवेलेबल है या फिर अब उसके प्रति ना गवर्नमेंट्स का इतनी कोई इच्छा है कि इसके ऊपर और ज़्यादा काम किया जाए। तो ये कुछ बेसिक आप इस सवाल को इस प्रकार समझा सकते हो कि जिसके कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास बाकी सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में कम इन्फॉर्मेशन है। ओके, बेसिकली मेरे को लगता है कि आप इस सवाल को अब 3 मार्क में आता है नॉर्मली, तो आप इसको ईजिली इसको कवर अप कर लोगे। जो अगला जो हम पार्ट कर रहे थे कि पीरियड जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को नॉर्मली 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। जो अर्ली हड़प्पन कल्चर जो कि गाँव से शुरू हुई है, फिर मैच्योर हड़प्पन कल्चर जब वो गाँव से एक गांव जब धीरे धीरे डेवलप होने लग गए, जब उन्होंने सरप्लस प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी तो शहरों की शुरुआत होती है और शहरों से जिस सभ्यता की शुरुआत होती है उसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। उसके बाद लेट हड़प्पन कल्चर है, यानी कि जो शहरों का जो अर्बन सेंटर थे वो डिक्लाइन हो गए और सभ्यता बाद में लेटर ऑन दूसरी जगह पे डेवलप होती है। तो इन तीनों के जो डेट्स हैं उन डेट्स को ध्यान में रखना, कई बार MCQ में आ जाता है। ये कुछ अलग अलग वो डेट्स हैं जो आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पहली बार हड़प्पन सील दी गई थी, लेकिन वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझने में नाकाम रहे। फिर 1924 में जॉन मार्शल ने वर्ल्ड के सामने हड़प्पा की डिस्कवरी को सामने रखा था। ये आपकी बुक में केवल 2 ही हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी बात के लिए है। ओके, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना कि 1944 में व्हीलर साहब बने, फिर व्हीलर साहब ने हड़प्पा की खोज की, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब अगला जो पॉइंट, जो मेन पॉइंट हमारा सब्सटेंस स्ट्रेटेजी ऑफ द पीपल की, जो हड़प्पा के लोग थे वो अपना आजीविका किस प्रकार से चलाते थे। तो ये सवाल एक बार UPSC में पूछा जा चुका है, मेंस में शायद 2012 में पूछा गया था। तो इसको थोड़ा ध्यान से यदि हम देखें किसी भी जगह के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते होंगे, कि यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने वहाँ से प्राप्त की होंगी जिनसे कि वो पता लगा पाए कि हड़प्पा के लोग थे वो रियल में उनका खान पान कैसा था, किन चीज़ों के ऊपर उनकी लाइफ निर्भर थी। तो पहला ये था कि हड़प्पा के लोग थे वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, यानी वो शिकार भी करते थे, साथ ही वो जैसे
वनों से मिलने वाली चीज़ है उनको गैदर भी करते थे, इकट्ठा करने का काम भी करते थे, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, पेस्टोरलिज्म यानी पशुपालन भी वो लोग करते थे। तो पीपल रिलाइड ऑन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यानी कि हड़प्पा के लोग थे वो कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते थे। साथ ही वो फिशिंग के बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन थी और अपने फूड के लिए वो एग्रीकल्चर भी करते थे। अब फिशिंग के बारे में हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से बहुत सारी साइट से फिशिंग के फिश है उसकी बोन्स मिली हैं, तो जिससे हमने आइडिया लगाया कि ये लोग हैं वो फिशिंग के बारे में जानते होंगे। देयर वर मैनी एविडेंस ऑफ द बोन्स ऑफ एनिमल्स विच प्रूव दैट पीपल कंज्यूम मीट, साथ ही बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ के लोग हैं वो एनिमल्स के मीट को भी खाते होंगे। साथ ही जो ऑक्स है, जो बैल है, उसका एक टेराकोटा मॉडल हमें मिले हैं बहुत सारे। साथ ही जो प्लो यानी हल होता है उसके भी टेराकोटा मॉडल मिले हैं। तो इन दोनों से हम ये पता लगा सकते हैं कि बैल और हल से ये लोग एग्रीकल्चर का भी काम करते होंगे। दी हड़प्पन, साथ ही हड़प्पन लोग हैं वो कई प्रकार के प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते होंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे इस प्रकार के ग्रेन्स यहाँ पे मिले हैं, कई सारे अनाज मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसमें इम्पोर्टेंट वीट है, बार्ली है, लिनसीट है, चिकपिया है, सीसम है, यानी तिल वगैरह के बारे में भी वो लोग जानते थे। गुजरात से हमें मिलेट्स मिले हैं, जो मोटे अनाज होते हैं वो भी मिले हैं, लेकिन राइस है वो बहुत ही रेयरली मिला है, यानी कि ये लोग चावल के बारे में इनकी इन्फॉर्मेशन लगभग जीरो थी या बहुत ही कम थी। साथ ही यहाँ पर हमें कैटल, फिश, फाउल, शिप, गोट, बफेलो, पिग, डियर, बियर, इन सब की हड्डियाँ भी मिली हैं इन साइड से। तो लगता है कि इन सारे एनिमल्स को या तो वो शिकार करके खाते होंगे या फिर इनको डोमेस्टिकेटेड किया गया होगा, उनको उन्होंने पालतू बनाया होगा। तो इस सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन लोगों की जो किस प्रकार खान पान कैसा था, उनकी सब्सटेंस यानी आज जो निर्वाह के लिए किस प्रकार की वो प्लानिंग करते थे, निर्वाह के लिए किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करते थे। ओके फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट का वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।